हेलो एवरीवन। रिवाइज एमआर सर नोट्स की इस सीरीज़ में आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एमआर सर के ये नोट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पर मूव करने से पहले आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उनके जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, फोर्स ऑन दीज चार्जेस, इन चार्जेस पर फोर्स बताइए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और बीच में डिस्टेंस है यार, आप कहेंगे बड़ी आसानी के साथ बता देंगे, कूलम्स लॉ लगा लेंगे, हमें फोर्स मिल जाएगी। इस चार्ज की वजह से 2 कूलम के चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स होगी F इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2 कूलम बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस आर है। 5 कूलम पर कितनी होगी? के क्यू इंटू 5 कूलम बाय आर स्क्वायर। 1 कूलम पर कितनी होगी? के क्यू इंटू 1 कूलम बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इन तीनों कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन में से कौन सा ऐसा जेनरल एक्सप्रेशन है जिसकी इस्तेमाल करके मैं सबको डिफाइन कर सकता हूं, भाई आप कहेंगे कि ये है तीसरा वाला। आपने 1 कूलम चार्ज के ऊपर इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स बता दी, अब जितने पर निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली, 1 कूलम के ऊपर निकाल ली। अब 5 कूलम के 1 कूलम पर इतनी फोर्स है तो 5 कूलम पर कितनी होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई वही वाला सीन है ना, 1 संतरा 1 रुपए का है तो 5 संतरे कितने के होंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को। बिल्कुल ठीक बात है, वही यूनिटरी मेथड। अगर 2 कूलम पर फोर्स निकालनी है तो 1 कूलम के ऊपर कितनी जितनी फोर्स आई है उसे 2 कूलम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। यहीं से कंसेप्ट जन्म लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ भी नहीं है। आइए डेफिनेशन पढ़िए और समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही तो है 1 कूलम, और क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां होगी? along डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज, जिधर की तरफ +1 कूलम के ऊपर फोर्स लगेगी उधर की तरफ ही डायरेक्शन होगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओके। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो इधर की तरफ होगी डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी क्योंकि फोर्स इस पर किधर लगाएगा? ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर की तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर +1 कूलम रख दूं, ये इधर की तरफ धक्का मारेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर यहां पर 1 कूलम रख दूं तो ये चार्ज इधर की तरफ धक्का मारेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली अवे। बिल्कुल सही बात है, दिए देखो इससे दूर जा रहा है, रेडियली अवे, रेडियली अवे, रेडियली अवे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तब +1 कूलम के साथ क्या होता? भाई +1 कूलम को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता F फोर्स के साथ। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसकी तरफ होगी डायरेक्शन, फोर्स इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई, इस चार्ज की तरफ आते हुए हो गई। कब? जब ये -Q है। ठीक है, अब इसकी तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। देखो रेडियली इनवर्ड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई, उसके बाद डायरेक्शन बताई, फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से किस किस तरह की डायरेक्शन होगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ये बातें जो ऊपर करी हैं थ्योरेटिकल थी, थ्योरेटिकल बात थी। असली में आप थोड़ी रख सकते हैं यार 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज यहां रख दिया और फिर इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स देखा, भाई ये इस चार्ज को खत्म कर देगा 1 कूलम चार्ज। इतना बड़ा चार्ज होता है, आपको बताया था, याद करिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले लेक्चर के अंदर शायद हमने ये बात डिस्कस की थी। तो यानी कि 1 कूलम चार्ज प्रैक्टिकली नहीं रख सकते आप। थ्योरेटिकल तो खूब बोलिए, खूब बोलिए, आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने इसकी तरफ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम +1 कूलम के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप क्या रखेंगे?
क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। एक बहुत छोटा सा चार्ज है, ये क्या है, ये टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है। बिल्कुल बात। अब मैं कहूं इसकी वजह से इस पर फोर्स बता दो, आप कहेंगे कूलम्ब्स लॉ लगाओ, के बड़ा क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज के लिए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करना पड़ेगा, इससे ये कट गया, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन दिखाने के लिए आर कैप है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये क्या हो गई, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी भाई, ये देखो, ये तो फोर्स है, फोर्स है, बिल्कुल है, फोर्स बिल्कुल है, न्यूटन हो गई, ठीक है, ये कूलम्ब हो गई, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी। ये वेक्टर फॉर्म है, ये बात ध्यान रखिएगा। चार्ज को जो आप यहां पर लेंगे वो कैसा लेंगे, कैसा लेंगे, आप लेंगे चार्ज को विद साइन। स्केलर फॉर्म बता दी जाए, स्केलर फॉर्म के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज लेना है, ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, दिशा से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे फर्क मत रखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर सीधा लगा देना स्केलर फॉर्म के लिए। ठीक बात है। फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा एक चार्ज था जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अंदर मैं एक प्लस क्यू चार्ज को लेकर चला गया, प्लस क्यू चार्ज को लेकर गया, और ये बताओ कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैंने कहा चार्ज को उससे मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से, आपको फोर्स मिल जाएगा। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप कोई और चार्ज लेकर जा रहे हो तो उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका फोर्स पता चल जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑन पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। देखो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, इस पर फोर्स किधर लगेगी, किधर की तरफ लगेगी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर की तरफ लगेगी। देखो ऑन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा थी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहां पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, इस पर फोर्स भी इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ लगेगी, धक्का इधर की तरफ मारेगा। बिल्कुल ठीक बात है, याद कर लो, ऑन पॉजिटिव चार्ज अलोंग ई, ऑन नेगेटिव चार्ज फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो वेक्टर फॉर्म है, इसके लिए अगर आपको नॉर्मल लिखना हो मतलब स्केलर फॉर्म में, तो वैल्यू ऑफ फोर्स लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। अब ये देखो कि मिड पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। वही देखो जैसे कूलम्ब लॉ के अंदर हमने मिड पॉइंट वाले सवाल करे थे ना, तो यहां पर बस नाम बदलकर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बाकी सारे सवाल उसी तरीके से रिपीट हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं। देखो क्यू चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ठीक बात है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, दोनों का डिस्टेंस r/2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी फील ले लो, इसे इस तरीके से समझो। भाई मैंने अभी ऊपर बताया फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q × E। अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फोर्स और चार्ज पता है, फोर्स और चार्ज पता है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब एक बात देखो, यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q। अब मुझे पता है मिड पॉइंट पर अगर दोनों कॉर्नर के ऊपर सेम नेचर के चार्ज हैं तो इस मिड पॉइंट के ऊपर फोर्स 0 होगी, फोर्स 0 है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी ना भाई, फोर्स 0 है, F = 0 है, डिवाइडेड बाय Q कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या, 0, ठीक बात है। तो ऐसे इस तरीके से आप इस चीज को फील कर सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट में क्लैरिटी आई। विच रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये कुछ चार्जेस का सिस्टम दे रखा है, अब आपको ये बताना है ABC, इस इनमें से किस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। दिमाग लगाइए, ये +2Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, खुद सोचिए। नहीं जी, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 हो जाएगी, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E,
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ ही, तो इधर की तरफ कभी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ होगी, यानी कि ए पर भी नहीं हो सकती, ए पर नहीं हो सकती, सी पर नहीं हो सकती, हाँ बी के अंदर इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रख दो, इस डिस्टेंस में रखो कहीं, वो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे जब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं रीजन पूछ रहा हूं। तो हाँ बी रीजन के अंदर जो है वो जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ भगाएगा इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ और इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ। ठीक बात है, अच्छी बात है। ये देखिए अब ये प्लस क्यू थे, अब ये माइनस क्यू है, इसमें किधर की तरफ होगी, इसमें भी इधर की तरफ ही होगी। भाई बस नेचर ही तो बदला है, वही वाली कहानी हो जाएगी। ये भी इसको अपनी तरफ देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, तो इस रीजन के अंदर तो कभी हो ही नहीं सकती ना जीरो। हाँ इसके अंदर यहां पर इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, ये -5 क्यू चार्ज की वजह से भी इधर की तरफ नहीं हो सकती, बीच में हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ, हाँ यहां हो सकती है। इसमें देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इसको ध्यान से देखिए। क्या बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल, सरल, आसान है। ये देखो, ये इसको अपनी देखो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, तो यहां पर कभी जीरो नहीं हो सकती। यहां पर देखो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी क्योंकि इधर का डिस्टेंस देखो, एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है यहां का और इसका मैग्नीट्यूड भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो कभी भी जीरो यहां पर होने नहीं देगी, ये इसको भगा ही देगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इधर की तरफ हो सकती है, ई ए की तरफ, भाई देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ये पास में है तो ये ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कम है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है दूर होने की वजह से कम मैग्नीट्यूड की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात? बिल्कुल आई। फाइंड न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू दीज चार्जेस, दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस की वजह से, फाइंड इन दोनों चार्जेस की वजह से एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट बता दो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो जीरो हो। देखो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए, बताने की कोशिश करते हैं। देखो हम एक फॉर्मूला पढ़कर आए, x = r/√n+1 पढ़कर आए, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो चार्ज रख दो ना, वही वाला केस तो बन गया, चार्ज रख दो यहां पर, अगर फोर्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कभी भी न्यूट्रल पॉइंट का सवाल है, क्या करो, फौरन एक चार्ज रख दो, ले जाकर चार्ज रख दो और वही वाला फॉर्मूला लगा दो, x = r/√n+1, जहां पर उस चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होगी, इमेजिनरी चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होगी, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो सेम नेचर ऑफ चार्ज होंगे तो r/√n+1 कर देंगे, और अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो r/√n-1 कर देंगे। तो यहां पर तो होगी नहीं, बी रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर होगी, छोटे वाले चार्ज से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। फाइंड पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो। अब देखो सवाल देखो कैसा पूछा है, देखो दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो x = क्या लगाना है, r/√n+1 लगाएंगे। 12 सेंटीमीटर दूरी है और अंडर रूट में n कितना आ रहा है, 8/2, 4 आ गया, और 12/3 होकर 4 सेंटीमीटर आ गया। 4 सेंटीमीटर कहाँ से, 4 सेंटीमीटर छोटे वाले चार्ज से, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब इसके अंदर पॉइंट बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वजह, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। x = r/√n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, छोटे वाले चार्ज से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी,
और अगर पूछने लगे बड़े वाले चार्ज से बताओ, तो बड़े वाले चार्ज से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, देखो ये रहा ना 24 + 8, 8 4 12, 2 और 1 3, 32 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट वाले सवाल जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली कुलम्स लॉ की तरह यहाँ पर रिपीट हुए हैं। बस एक हाइपोथेटिकल चार्ज इमेजिन कर लेना, और जहाँ पर उस चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगी, वहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि F = QE होता है ना। अब F को इधर ले जाओ, F/Q = इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स जीरो हो जाएगी, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। अब ये दो सवाल हैं, इनको देखिएगा। इसके अंदर GP का जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है वो इस्तेमाल होने वाला है, GP सीरीज का। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। इसने बोला इस ओरिजिन के ऊपर इन सब चार्जेस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,0, 2,0, 4,0, 8,0, 16,0, अप टू इन्फिनिटी तक है। तो जैसे ही इन्फिनिटी की बात होती है सवालों के अंदर, तो आपके दिमाग में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP की बातें घूमनी चाहिए, उसके कंसेप्ट दिमाग में आने चाहिए। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर इस पर इधर होगा, इस पर इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इधर की तरफ ही होगा। सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। बिल्कुल, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ/1 का स्क्वायर, इसकी वजह से KQ/2 का स्क्वायर, इसकी वजह से KQ/4 का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो अब KQ को बाहर निकाल लो, ये कितना हो गया, 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, ऐसे सो ऑन लंबा चलता जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे इसका सम करना है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन सब चार्जों की वजह से, तो सब चार्जेस की जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सबकी इधर की तरफ ही है, सबको जोड़ दूंगा, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये GP सीरीज बन गई, इसका सम निकालना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये इनफाइनाइट टर्म ही तो है, देखो ये रहा अप टू इन्फिनिटी। अब इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म्स होता है A/1 - R। R यहाँ पर क्या है, R क्या है, यहां पर है कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, nth टर्म कोई भी एक टर्म निकाल लो और n-1 टर्म से उसे डिवाइड कर दो, और A क्या है यहां पर फर्स्ट टर्म है। देखो अब मुझे सबसे पहले R निकालना है। R कैसे निकलेगा, कोई भी एक टर्म उठा लो, मान लो 1/16, nth टर्म 1/16 को मान लिया, इसको ऊपर रखा और 1/4 n-1 टर्म से डिवाइड कर दिया, तो मुझे कॉमन रेशो मिल गया 1/4। इसके बाद मुझे क्या करना है, सम निकालना है इनका, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करना है। तो कैसे करूंगा, बिल्कुल वही बात दोबारा दोहराओ, A/1 - R कर देंगे, A/1 - R कर देंगे, तो 1/1 - 1/4 = 4/3 KQ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर AP सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरे के अंदर देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल चार्जेस। सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए आप मुझे। अब देखो यहां पर इन्होंने सिस्टम थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अब यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं है, यहां पर +Q है, यहां पर -Q है, यहां पर +Q है, यहां पर -Q है। चार्जेस को इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव मैनर के अंदर लगा दिया अप टू इन्फिनिटी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस चार्ज की वजह से इधर होगी। अब यहां पर साइन के साथ लेना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, आप साइन के साथ लेना। इस चार्ज की वजह से इधर होगी, इस चार्ज की वजह से किधर होगी, इधर की तरफ होगी। इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कहाँ होगी, इससे दूर होगी। तो यानी कि ऐसे 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 अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम निकालने के लिए वही लगाएंगे E नेट, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे क्या करेंगे, इसके अंदर हम साइन के साथ पुट करेंगे। अब साइन के साथ पुट करेंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगी, KQ/1 हो जाएगी, लेकिन अब नेगेटिव आएगा क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव है, -KQ/4 हो जाएगी, प्लस KQ/4 16 हो जाएगी, -KQ/64 हो जाएगी, क्योंकि भाई स्क्वायर होता है नीचे, तो 8 8 64 हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, तो ये अप टू इन्फिनिटी चलेगा। दोबारा से वही प्रोसेस दोहराइए। अब क्या करिए, KQ को कॉमन लीजिए और GP सीरीज का फॉर्मेशन कर लीजिए। उसके बाद R यानी कि कॉमन रेशो निकाल लीजिए, जो कि मेरा आ रहा है -1/4, -1/4 आना भी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, KQ
इंटू 4/5 आ रहा है। ये देखो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ये 4/3 था, ये 4/5 आ रहा है। और इसके पीछे की वजह आप समझे? हाँ, इसके पीछे की वजह ये समझे क्योंकि यहाँ जो था ऊपर जो था सिर्फ और सिर्फ एक दिशा के अंदर थी, एक दिशा के अंदर थी सारी इलेक्ट्रिक, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज था तो सारी को ऐड कर दिया था। लेकिन इसके अंदर एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, तो माइनस भी हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से ये थोड़ा सा कम आया है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। अब ये देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का रेशो बताना है हमें। इस चार्ज की वजह से स्क्वायर है और साइड लेंथ जो है वो ए दे रखी है, ठीक है। ये ए है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? a/√2 हो जाएगी। हाँ, क्योंकि भाई ये पूरी जो होती है वो कितनी होगी? √2a डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऊपर रह जाएगा क्या? 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2, तो a/√2 बचेगा, ठीक है। ये दूरी हो गई a/√2 और ये दूरी हो गई a/2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकाल लो इस चार्ज की वजह से, KQ/a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4KQ/a² आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकाल लो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, a/√2 डिस्टेंस है तो कितना आ गया? 2KQ/a² आ गया। अब EA/EB कर दो तो ये सब कुछ कट कटा के कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, चेक कर लेना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगन। अब हमसे ये पूछा कि सेंटर ऑफ पॉलीगन पर आप बताइए, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके के सवाल हैं जैसे कूलम्ब्स लॉ के अंदर होते थे, बिल्कुल। ये सिमेट्रिक पॉलीगन है, बिल्कुल है। हर कॉर्नर के ऊपर जो है सेम नेचर का चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। तो इस पर जो है, इस सेंटर पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सोचो, इस चार्ज की वजह से किधर होगी? इस चार्ज की वजह से होगी इधर की तरफ, इस चार्ज की वजह से होगी इधर की तरफ, इस चार्ज की वजह से होगी इधर की तरफ। अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? इन दोनों के बीच में मान लो 120 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये इन दोनों को क्या करेगा? काट देगा, तो यानी कि सेंटर पर 0 हो जाएगी। तो एक बात आपको याद रखनी है, सेंटर ऑफ पॉलीगन पर अगर सेम नेचर के चार्ज रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? बिल्कुल होगी। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हर कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। पेंटागन के ऊपर भी ऐसे ही होगा। पेंटागन के हर कॉर्नर के ऊपर प्लस क्यू अगर चार्ज आप रख देते हैं तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसके अंदर 0 होगी? यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस नहीं है हर जो कॉर्नर है पॉलीगन का उसके ऊपर। अब देखो कितनी होगी इस चार्ज की वजह से, देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगी ई, मान लो ई कुछ होगी, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से इधर की तरफ कुछ होगी ई, बिल्कुल होगी। अब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 120 डिग्री का, तो इनका नेट कितना आ जाएगा? ई इधर की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और इस चार्ज की वजह से भी ई इधर की तरफ होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये ई कितना हो गया? 2e हो गया। और मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये ए है और मान लो मैं इस डिस्टेंस को एज्यूम कर लेता हूं, यहां से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को एल और ए में रिलेशन आपको पहले भी बता रखा है, तो क्या आ जाएगा? E0 = 2e हो जाएगा। और ई को मैं क्या लिख सकता हूं? 2KQ/L², क्योंकि ये लेंथ जो है वो L है।